नमस्कार, नवी इंडिया नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशा त्रिपाठी। दोस्तों, कोरोना संक्रमण का ये दौर और इस दौर में एक युवा नेतृत्व की नई परिभाषा लिखते, लोगों की सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े, अपनी युवा ब्रिगेड की टीम को साथ में लेकर मैदान पर 24 घंटे तैनात। ये शख्स और कोई नहीं, ये शख्स और एक युवा नेतृत्व ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक हैं। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जानना चाहेंगे कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 2020 ऐसा आएगा, ऐसा प्रभाव डालेगा देश में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, नवी मुंबई शहर में भी। कोरोना संक्रमण कितना रहा ये चैलेंजिंग दौर आपके लिए, और आपको क्या लगता है कि जब ये आया, ये जब नवी मुंबई से प्रभावित हो रही थी, तो मन में क्या विचार था कि क्या इससे नवी मुंबई की जनता को निजात दिलवाने में कामयाब हो पाएंगे हम लोग कि नहीं? कोरोना संक्रमण ये पूरे विश्व में आज शुरू है। उसकी शुरुआत जहाँ से हुई, उसके भारत में ये कोरोना संक्रमण आया। फिर महाराष्ट्र, भारत के सभी स्टेट्स और महाराष्ट्र के सभी जिलाएं, सब सिटीज़ इसके लपेट में आ गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि ये पूरा विश्व एक जगह पे रुक जाएगा, और ऐसी चुनौती, ऐसा संक्रमण कि जिसके बारे में लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस पर काबू कैसे किया जाए, इसके लिए कोई भी प्रोटोकॉल या सिस्टम सेट नहीं है। तो ऐसे समय हमारे भारत को, महाराष्ट्र को, नवी मुंबई को और हमारे इस शहर को इस संक्रमण से रोकना एक काफ़ी बड़ी चुनौती थी, और सबके लिए। ये चुनौती थी प्रशासन के लिए, ये चुनौती थी डॉक्टर्स लोगों के लिए, और निश्चित रूप से लोक प्रतिनिधि के लिए भी एक काफ़ी बड़ी चुनौती थी। ये कोरोना संक्रमण में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं थी। और देशों में जहाँ पे ये संक्रमण पहले शुरू हुआ है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और उसके बाद में उसको कंट्रोल करने का प्रयास उनके माध्यम से किया गया। उस देश का पूरा भौगोलिक, उसकी एक परिस्थिति, वहाँ के क्लाइमेट्स, वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की लोक संख्या, इस हिसाब से अपने अपने तरीके से, अपने परिस्थिति अनुरूप हर देश ने इस संक्रमण को रोकने का प्रयास किया। और भारत देश, उसके बाद में महाराष्ट्र और मुंबई, नवी मुंबई जो सिटीज़ है, जो मेट्रो सिटीज़ है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और शहरों की तुलना में और स्टेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। मुंबई, नवी मुंबई एक ऐसा शहर है कि जिस शहर में पूरे विश्व से लोग इस शहर में आए। काफ़ी बड़ी MIDC है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, APMC है, और JNPT होने के कारण काफ़ी बड़े पैमाने पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेस, जो लोग विदेश में काम करते हैं, कुछ विदेश के लोग जिनके हेड ऑफिसेस भले बाहर देश में है, लेकिन उनका कारोबार मुंबई से, नवी मुंबई से होकर गुजरता है। ऐसे काफ़ी संख्या के लोग नवी मुंबई में रहते हैं। पहली बार इस संक्रमण की जानकारी लोगों को पहले चरण में नहीं थी। लॉकडाउन हुआ, टीवी पे जो इंटरनेशनल मीडिया, उसके बाद में हमारा नेशनल मीडिया और जगह पे क्या हो रहा है, उस हिसाब से खुद को संभालने का प्रयास हर व्यक्ति ने किया है। इस समय खुद को संभालते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, हमारे सोसाइटी और हमारे शहर की रक्षा करना ये हर एक की जिम्मेदारी बनी। हम कहीं ना कहीं जो इस संक्रमण से बाधित है उसके संपर्क में आ रहे हैं। अगर हम संपर्क में आए तो हम लोग इसका फैलाव रोकने के लिए क्या करें, ऐसी काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ थी।
आज नवी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं ऐसे समझता हूँ। हम और शहरों को कंपेयर करेंगे, मैं और शहरों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आदरणीय गणेश जी नाइक साहब का इस शहर के पूरे डेवलपमेंट में उनका जो विजन रहा है, उन्होंने हर समय जो चीज़ लोगों के लिए ज़रूरी है उस चीज़ों को उन्होंने प्रायोरिटी दी है। और हमेशा ही उन्होंने कहा है कि मेरी प्राथमिकता इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मेरी प्राथमिकता इस शहर को हेल्दी सिटी बनाना होगा। तो जो हॉस्पिटल उस समय बने, आपने देखा कि यहाँ पे नवी मुंबई में एक बड़ा हॉस्पिटल बना, उस हॉस्पिटल के साथ इतना बड़ा हॉस्पिटल हम लोग क्यों बना रहे हैं? उसके बावजूद ऐरोली का हॉस्पिटल बना, बेलापुर का हॉस्पिटल बना, नेरुल का हॉस्पिटल बना। हर वार्ड और विभाग स्तर में MCH माता बाल हॉस्पिटल है, UHP है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो वहाँ पे उस इलाके के लोग वहाँ पे आके अपनी चेकअप करते हैं। लेकिन भविष्य में और पॉपुलेशन बढ़ेगी और हेल्थ केयर की ज़रूरत होगी। ये विजन, ये दूरदृष्टि नाइक साहब ने रखी थी, इसके बावजूद इस हॉस्पिटल का निर्माण हम कर पाए। देखिए कि प्रयास हम लोग करते हैं, लेकिन 100% हम हर चीज़ में हम सक्सेसफुल होंगे ऐसा नहीं होता है। कुछ दिक्कतें आती है, कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, कुछ जो निर्णय हैं वो हमें स्टेट गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड होते हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल बनने के बाद में हॉस्पिटल के लिए जो स्टाफ चाहिए, उसके लिए जो रोस्टर है, जो भर्ती प्रक्रिया के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन थी, उसके लिए हमने हमेशा मांग की। विधानसभा में मैंने भी काफ़ी बार इस चीज़ की मांग की, लेकिन हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं भी हमें कुछ जगह पे डिसीजंस लेने के लिए हमारे शहर के निर्णय प्रक्रिया पे हमको निर्भर रहना पड़ता है। कुछ पॉलिसीज़ स्टेट गवर्नमेंट से रिलेट करती है, तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ें रही जो चीज़ें राज्य सरकार द्वारा कंप्लीट न की गई। फिर भी हमारे शहर का ढांचा हमारा शहर का अच्छा है। आज इस कोरोना संक्रमण में ये हम बाधित होने के बावजूद भी कहीं पे पानी की कटौती नहीं हुई, वाटर सप्लाई लोगों को अच्छे तरीके से किया गया। जो क्लीनलीनेस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर कोरोना संक्रमण से आपको बचना है तो आपको खुद को क्लीन रखना है, अपने घर को क्लीन रखना है, अपने सोसाइटी को क्लीन रखना है, अपने वार्ड को क्लीन रखना है, अपने शहर को क्लीन रखना है। तो इस काफ़ी हद तक हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए निश्चित रूप से उपयोग में आया। और इसमें इस संक्रमण नया है, तो डॉक्टर्स कैसे यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, ये लोगों को ट्रीटमेंट देते हुए खुद को कैसे बचाएंगे, और एक प्रोटोकॉल क्या होगा, तो ये इसकी समझ लोगों को नहीं थी, डॉक्टर्स लोगों को नहीं थी, नर्सेस को नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं थी। लेकिन सही इंसान जिसको अनुभव है, जो काम करने की इच्छा रखता है, वो सही काम पे होना, खुद को सुरक्षित करके, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये चरण में नवी मुंबई के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, और अपने अपने तरीके से प्रयास करते हुए सब लोगों ने इससे लड़ने का एक अच्छा प्रयास किया। सर, ये हम मान सकते हैं कि दादा की जो दूरदृष्टि थी, उसी की वजह से आज नवी मुंबई में जो कोरोना का प्रादुर्भाव का जो व्यापक असर होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। हम उसे टैकल करने में कामयाब रहे, क्योंकि हमारी, आपने कहा कि जिस प्रकार से दादा ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम किया, तो आपको लगता है कि ये जो दूरदृष्टि का ही फ़ायदा हुआ? देखिए कि जब भी फर्स्ट लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, तभी हमारे फैमिली के लोगों को आदरणीय नाइक साहब ने बुलाया। उन्होंने कहा कि ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, चैलेंजिंग है, खुद को सुरक्षित रखते हुए जो भी हमें हो सके, हमारे अनुभव के हिसाब से हम लोग इस शहर के लिए हमें काम करना है। और सिर्फ हमें ही नहीं काम करना है, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और जो भी सक्षम लोग हैं, उनको काम करने के लिए हमें अपील करनी चाहिए। और जैसे जैसे इस लॉकडाउन डिक्लेयर होने के बाद में आदरणीय नाइक साहब ने अपने कार्यकर्ताओं से, नागरिकों से हमेशा हर हफ्ते उनको कम्युनिकेट किया है, उनको अपील की है। और एक लीडर का विजन और एक लीडर का मोटिवेशन कार्यकर्ता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जीक्यूशन करने की जिम्मेदारी ये सबकी है। एक इंसान ऐसे कोरोना जैसे स्थिति को संभाल नहीं सकता है, लेकिन हम सब मिलके अगर सही मोटिवेशन के साथ
सही उद्दिष्ट के साथ और सही रास्ते से हम एक साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये नेतृत्व सिर्फ मेरा एक कर्तव्य है इसलिए नहीं, इस शहर के प्रति मेरी एक सद्भावना है, इस शहर के प्रति मेरा कर्तव्य है और इस शहर का मैं कुटुंब प्रमुख हूँ। इस नाते आदरणीय नाइक साहब ने अपनी भूमिका बजाई और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने मोटिवेट किया। ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो नवी मुंबई में, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे महाराष्ट्र में हैं कि जो नाइक साहब ने जो अपील किया था उसके अनुरूप अपने अपने इलाके में अपने से जो हो सके वो अपने खुद को सुरक्षित रखते हुए, अपने कुटुंब को सुरक्षित रखते हुए एक काम करने का प्रयास सभी लोगों ने किया। इस बार खास तौर पे देखा गया है कि नाइक परिवार एक फाइटर के तौर पे नवी मुंबई को प्रोटेक्ट करने के लिए मैदान पे था। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार की भूमिका नाइक परिवार की रही, ये जो बल था, ये सोच थी, वो कैसे आई? और एक नवी मुंबई को प्रोटेक्ट करना एक परिवार का सदस्य की जिम्मेदारी होती है, जैसा आपने कहा कुटुंब प्रमुख की। तो क्या लगता है कि किस प्रकार से ये भूमिका अख्तियार करने में, निभाने में आप लोग कामयाब रहे? देखिए कि हमारा मोटिवेशन और हमें एक गाइडिंग फोर्स ये आदरणीय गणेश जी नाइक साहब का, उनके 50 साल के सामाजिक जीवन, राजकीय करियर में उनको जो अनुभव आया, जो रूट लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम्स उन्होंने समझी और मन से उनको सॉल्व करने का प्रयास किया। आप देखिए कि जनता दरबार 10 साल कंटिन्यूसली नवी मुंबई में हर हफ्ते और डिस्ट्रिक्ट तहसील में, महानगर पालिका क्षेत्र में महीने में एक बार, और वो सिर्फ लोगों के लिए, उस जनता दरबार में आने वाला इंसान कौन से धर्म का है, कौन से कास्ट का है, वो अमीर है, गरीब है, कौन से पक्ष का है, सिर्फ वो इंसान ज़रूरतमंद है, उसे प्रशासन के माध्यम से उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, अपनी तकलीफ उनको बतानी है। और कंटिन्यूसली आदरणीय गणेश जी नाइक साहब उन लोगों के लिए अवेलेबल रहे। देखिए कि एक कॉमन इंसान को पुलिस डिपार्टमेंट, महानगर पालिका, कलेक्टर ऑफिस या पर्सनल कोई डिस्प्यूट ये सॉल्व करने के लिए एक डेस्क पे हम लोग जाएंगे तो वही कैपेसिटी में दूसरी बार, तीसरी बार जाना और फॉलोअप करना ये सहज नहीं है। लेकिन अभी जनता दरबार जैसे प्लेटफॉर्म पे हम आते हैं जहाँ पे सभी ऑफिसर एक रैंक में बैठे हुए होते हैं और एक इंसान, एक शख्स लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए घंटों तक एक नंबर, टोकन नंबर से लास्ट टोकन नंबर पूरा होने तक बैठता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा यज्ञ है मैं समझता हूँ और ये उनका अनुभव है। तो कोई भी स्थिति में हमारे शहर के लिए या उस इंसान के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो सही तरीके से, सही समय में पूरा करने की उनकी एक्सपर्टीज़ है। और निश्चित रूप से वही मेरे लिए और मेरे साथ नाइक साहब से जुड़े हुए नवी मुंबई में तमाम जो सब कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेशन हुआ है कि आप सिर्फ इस स्थिति में आप खुद को संभालो। ये स्थिति है, गंभीर स्थिति है, इस स्थिति में आप घर पे बैठ के तो काम नहीं चलेगा। जहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाके खुद को सुरक्षित रख के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए औरों को मदद कर सकते हैं, वो जो भी तरीके की मदद हो वो मदद हमने करनी चाहिए और आप करो। ज़रूरतमंदों को मदद पहुँचनी चाहिए। और ये अपील नाइक साहब के करने के बाद सभी हाथ आ गया और काफ़ी बड़े पैमाने पे नवी मुंबई में 111 वार्ड है। हर वार्ड में सभी नाइक साहब के साथ काम करने वाले सभी सीनियर लोग, यूथ, महिला वर्ग, NGOs सभी ने अपने अपने तरीके से ज़रूरतमंद को मदद करने का प्रयास किया है और इस संक्रमण से खुद को संभालते हुए उनके वार्ड को, उनके परिसर को और शहर को भी संभालने का प्रयत्न किया है। और ये मोटिवेशन और कोई नहीं है, ये आदरणीय गणेश जी नाइक है। दादा की जो छवि है, गणेश जी नाइक की छवि आप में साफ दिखाई देती है। इस समय पद नहीं है, कोई सत्ता में आप लोग नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने 24 आवर्स यहाँ पर पर्दे के पीछे आपने इस बार भूमिका अख्तियार की है कोरोना संक्रमण के दौरान। ये कैसे किया आपने, इसको चैलेंज को फेस करना और लोगों को पर्दे के पीछे रहकर मदद करना? 24-24 घंटे आपका फ़ोन हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहता था, तो ये कैसे मुमकिन हो पाया? और क्या उस समय आपको लगा कि ऐसी कौन सी प्रेरणा थी आपकी कि लोगों के लिए करना है, चाहे दिन हो या रात हो, सत्ता में हो या ना हो, पद में हो या ना हो, लेकिन जनता की सेवा करनी? देखिए कि
समाज सेवा के लिए आपको खुद में समाज सेवा करने की इच्छा आप में होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ राजकीय पद समाज कार्य करने का एक माध्यम है, वो सिद्धि नहीं है। तो आप एक अच्छे फोरम पे, आप एक प्लेटफॉर्म में काम करते हैं तो आपको एक मौका मिलता है कि आपको जो मिला हुआ अनुभव, आपको काम करने की इच्छा और आप में रहने वाली क्षमता, उस हिसाब से आप अपने शहर को जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका ये करना चाहिए। और मुझे नगर सेवक के दौर वो मौका मिला, स्टैंडिंग कमेटी सभापति के दौर मिला, इस शहर को ऐरोली मतदार संघ को रिप्रेजेंट करने का 2 बार मुझे मौका मिला। नवी मुंबई ऐरोली के लोगों ने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया और अलग अलग डिस्कशन, जैसे देखेंगे तो विधानसभा काफ़ी बड़ा सभागृह है, वहाँ पे काम करने वाले लोगों का अनुभव, महाराष्ट्र के अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में उसके ऊपर डिस्कशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। और कोई अधिवेशन है, मानसून सेशन है, बजट सेशन है, तो कोई इशू बोल के नहीं आता है, जैसे कोरोना संक्रमण है तो ये स्थिति ये तैयार स्थिति होती है और उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने का प्रयास लीडर्स कैसे करते हैं, अलग अलग जगह के रिप्रेजेंट करने वाले विधायक कैसे करते हैं, ऑफिसर्स उसके ऊपर कैसे बात करते हैं और उसका कंक्लूजन कैसा होता है। तो ये काफ़ी बड़ा अनुभव है, उसको सुनना, वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, अपने सुझाव देना और वो डिस्कशन में समझ के अपने शहर के लिए क्या अच्छा है वो भी सुझाव देना, सूचनाएं करना, वो पूरा होने के लिए फॉलोअप करना, ये सब मौका मुझे मिला। तो ये सब अनुभव है और आपको अगर अच्छा काम करना है तो आपके लिए पद ज़रूरी नहीं है। पद एक माध्यम है, उसके माध्यम से आपको एक अच्छा फोरम मिलता है, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं है तो आप रुके हैं, ऐसा नहीं है। जो अनुभव है वो और चीज़ों में समाज हित के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मुझे पद है या नहीं है, लेकिन मेरा सामाजिक कार्य मैं नहीं रोकूंगा, मेरा काम करना मेरा पैशन है। और जो अनुभव और जो संधि मुझे नवी मुंबई के लोगों ने दी है, नवी मुंबई के नागरिकों ने दी है, मेरे वरिष्ठों ने दी है, और उस हिसाब से लोगों के काम में आना, ये मैं प्राथमिकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस दौरान कभी जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने बताया था कि आपने बहुत लेट नाइट भी कॉल किया, बेड की अवेलेबल करके दिया आपने, काफ़ी लोगों को आपने कोरोना के दौरान बहुत हेल्प की है। तो कुछ ऐसा एक अनुभव या उदाहरण आप बताना चाहेंगे जिसने आपके दिल को झकझोर दिया और ऐसा कोई पेशेंट जिसकी आपने मदद की और आज वो अच्छा होकर कोरोना को, ये जो जंग है उससे जीतकर बाहर। देखिए कि अभी जिस दिन ये लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से प्रॉब्लम शुरू हुए, तो सिर्फ नवी मुंबई से नहीं, पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट से आप बिलीव नहीं करेंगे, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, वहाँ तक भी वहाँ के विधायक, वहाँ के मिनिस्टर, वहाँ के एमपीज़, उनके भी कॉल्स है कि हमारे कुछ लोग नवी मुंबई में यहाँ पे रुके हैं और वो दिक्कतों का सामना करते हैं, किसको कुछ राहत की सामग्री उनको आवश्यक है, कुछ लोगों को वहाँ से उनके घर जाना है, कुछ लोगों का कोरोना संक्रमण से वो बाधित है, उनको हॉस्पिटल पहुँचाना है। तो उस समय मैंने सोचा कि रात को 12 बजे कॉल आ रहा है, रात को 1 बजे आ रहा है, मेरे क्षमता के मुताबिक मैं जितना कर सकूं इतना मुझे करना है। और ये मैं किसी को मदद नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, ये इंसानियत है, ये ह्यूमैनिटी है। एक इंसान ने एक इंसान के लिए काम पे आना चाहिए। आज भगवान ने, आज मेरे कुटुंब ने और इस शहर ने जो क्षमता मुझे दी है, जो अनुभव मुझे मिला है, वो अनुभव घर में बैठ के आराम करने के लिए नहीं है। ये अनुभव हम किसी के काम में आएंगे तो खुद को मैं सेटिस्फाई समझूंगा कि इस समय मेरी जो क्षमता है उस हिसाब से मैं कुछ कर पाया, तो इसके लिए मदद नहीं करूंगा और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी मदद नहीं है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे और क्षमता दे और जहाँ जहाँ पे भी मैं काम कर सकूँ वो काम करने के लिए मुझे प्रेरणा मिले। मानवता का धर्म आपने निभाया, लोगों के सुख दुख में आप काम आए, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया सर कि आप ही की पार्टी के पूर्व नगर सेवक हों, कार्यकर्ता हों, उनका परिवार
वो भी कोरोना की चपेट में आ गया था। तो ये जो सिचुएशन थी कि वो जनता की सेवा कर रहे थे और जनता की सेवा करते करते खुद कोरोना से संक्रमित हो गए। कभी भी बात होती थी आपकी उनसे फ़ोन पे चर्चा हुई होगी, कैसा था उस समय? क्या मोटिवेशनल हमेशा आपके जो पूर्व नगर सेवक रहे, क्योंकि वो हमेशा एग्जाम्पल देते हैं ना कि संदीप जी नायक और गणेश जी नायक जिस प्रकार से मैदान पे हैं, तो हमको भी एकदम मोटिवेशन मिलता है कि हम भी लोगों की सेवा करें। तो ये जब वो कोरोना से संक्रमित हुए, तब आपका जब बातचीत होती थी तब कैसा? नहीं, ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। और जब भी हमारे लीडर्स, जिनको हम लोग देखते हैं, जिनके दूरदृष्टि से, जिनके विजन से हम काम करते हैं, और जब भी वो खुद ही लीडर अगर रणभूमि में है, और नाइक साहब ने हमें कहा था कि योद्धा की पहचान रणभूमि में है, रणभूमि के बाहर जाके योद्धा नहीं कहलाता, उसके अपने क्षमता से लड़ना है। और ये परिस्थिति में खुद नाइक साहब रणभूमि में थे, जहाँ जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत थी और जहाँ पे उन्होंने जाना था वहाँ पे गए, और उनसे मोटिवेट होके सभी नवी मुंबई और नवी मुंबई के बाहर भी उनके साथ काम किए हुए उनके सभी सहकारी, लोक प्रतिनिधि हो, NGOs के लोग हो, सामाजिक क्षेत्र में काम किए हुए लोग हो, उनके विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी जो अपील उन्होंने की, उसके बाद सभी लोगों को राहत देने के लिए, लोगों को संरक्षित करने के लिए, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए सभी लोग बाहर आए, और अपने क्षमता से भी ज़्यादा काम हमारे कुछ लोक प्रतिनिधियों ने किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी ने भी काम नहीं किया, सिर्फ हमारे लोगों ने किया, सभी पार्टी के लोगों ने काम किया। लेकिन आदरणीय नाइक साहब ने जब ये अपील की, तो उनसे जुड़े हुए लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ लोगों के राहत के लिए, उनके संरक्षण के लिए बाहर आए। वो बाहर आते समय उन्होंने खुद की जान की परवाह भी नहीं की। उन्होंने खुद हॉस्पिटल्स में किसी को एडमिट करना हो, एम्बुलेंस की सुविधा हो, राहत कार्य हो, किसी को मेडिसिन पहुंचाना हो, और कई प्रॉब्लम्स हो, उनकी मांग या उनकी समस्याएं कोई सरकारी डिपार्टमेंट तक पहुंचाना हो, सभी ने अपनी जान हथेली पर रख के ये सब काम किया। और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए, खुद को सुरक्षित रखते हुए, कुछ समय ऐसा भी आया कि वो ये कोरोना के चपेट में आए। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी ऐसे हमारे कार्यकर्ता, जैसे हमारे लोक प्रतिनिधि, इनको जब भी मैंने फ़ोन किया कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा सर मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन हमारे वार्ड में, ये हमारे परिसर में एक इंसान है, उसके लिए आप सर ज़रूर फ़ोन करिए। तो खुद कोरोना संक्रमण में होने के बावजूद भी लोगों का ख्याल करने वाले आदरणीय नाइक साहब के विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता, सही में उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए, अपने कुटुंब और अपने खुद की भी लाइफ को रिस्क में रखते हुए ये कार्य किया है। तो गणेश जी नाइक का जब ये आप रूप देखते हैं कि चट्टान की तरह खड़े हैं नवी मुंबई की जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो किस प्रकार की प्रेरणा आपको खुद मिलती है? और अगर बेटे के तौर पर पूछना चाहूँगी कि किस प्रकार से आप उनको सल्यूट करना चाहेंगे उनके इस जज्बे को देख? देखिए कि ये कोरोना संक्रमण जब भी पूरे विश्व में हुआ, भारत में भी उसका फैलाव शुरू हुआ, महाराष्ट्र और वो नवी मुंबई में आया, तो सही में उस समय हम क्या करें? यहाँ पे टीवी पे न्यूज़ पे आ रहा था कि आप घर में रहें, घर से बाहर न निकले, खुद को सुरक्षित रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग आप पालें। उस समय कोई भी गाइडलाइन और कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन ऐसे समय में कोई एक्सपीरियंस गाइडिंग फोर्स और मोटिवेशनल गाइडिंग फोर्स हमें होना काफ़ी ज़रूरी था। और उस समय ये लॉकडाउन डिक्लेयर होने के बाद तुरंत आदरणीय गणेश जी नाइक साहब ने हमारे सभी कुटुंब के लोगों को एक साथ बुलाया और उन्होंने हमने कहा कि ये परिस्थिति है और परिस्थिति से हमें उस नवी मुंबई को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हम कुटुंब प्रमुख की भूमिका में हैं और हमें सबको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये कोरोना संक्रमण है, लेकिन इससे हम लोग बाहर आ सकते हैं। हम लोग उस समय जो सही डिसीजंस लेने चाहिए, सही मुँह लेने चाहिए, वो हमें लेने चाहिए। डर के हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक जज्बे के साथ खुद को सुरक्षित रखते हुए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और इनका वही मोटिवेशन हमें भी काम करने के लिए मोटिवेशन
देता रहा और मेरे साथ उनके हज़ारों लाखों कार्यकर्ता जो पूरे नवी मुंबई और नवी मुंबई के बाहर भी काम करते, वो सभी राहत काम के लिए, नवी मुंबई को सुरक्षित रखने के लिए या कोरोना की स्थिति में एक अच्छा काम करने के लिए सभी बाहर आए। तो निश्चित रूप से गणेश जी नाइक साहब इस एज में एक जिस जज्बे के साथ अपने पूरे कर्तव्य को निभा रहे और कुटुंब प्रमुख की भूमिका बजा रहे, ये काफ़ी प्रेरणादायी है। लेकिन साथ ही एक और बात जानना चाहूँगी आपसे कि इस दौर में लगातार आप लोग पत्र व्यवहार करते रहे, आयुक्त से मुलाकात करते रहे, तो आपको क्या लगता है ये क्यों ज़रूरी था बार बार जाना, मुलाकात करना, पत्र व्यवहार करना? क्या इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट धरातल में देखने को मिला है? देखिए कि इस कोरोना संक्रमण में हमें शहर के लोगों को सेफ रखना है, ये संक्रमण न हो इसकी खबरदारी हमें लेनी है। लेकिन जिनको ये संक्रमण हुआ है उनको भी सहज तरीके से सुविधा मिले, हेल्थ केयर मिले, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर उनको लग रहा है कि ये कोरोना संक्रमित है तो उनकी टेस्टिंग टाइम पे होनी चाहिए, टेस्टिंग होने के बाद इमीडिएटली उनको हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, वो एसिम्टोमेटिक है या माइनर सिम्टम्स है या मेजर सिम्टम्स है, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अभी ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर्स, इसकी शॉर्टेज हमें हमेशा दिखाई दी। सर्वप्रथम नवी मुंबई शहर में नगर सेवक लोक प्रतिनिधि के दौर से काम करते, जो रिप्रेजेंटेशन महानगर पालिका में जाता है, और महापौर और आयुक्त, ये दो लोग पूरे प्रशासन को और पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते। लेकिन ये स्थिति ऐसी हुई कि कोरोना की संक्रमण हमारे देश में बढ़ा, हमारे शहर में बढ़ा, और उसी समय नगर सेवकों का भी कार्यकाल खत्म हुआ। तभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि ये संक्रमण का काल है, ये चुनौती भरा है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और लोगों की समस्या लोक प्रतिनिधि में नगर सेवक महानगर पालिका में बता सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। लेकिन राज्य शासन ने इस हमारी मांग को वहाँ पे ठुकराया कि हमने कहा था कि ये कालावधि आप बढ़ाओ। फिर ये पूरा जो काम है, ये पूरा जिम्मेदारी ये प्रशासन के पास गई, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट नवी मुंबई में शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट करते समय कुछ ऑफिसर्स प्रतिनियुक्ति से नवी मुंबई महानगर पालिका में है। अगर नवी मुंबई के कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इन अधिकारियों का अगर हमें मदद होती है तो ये सही बात है। लेकिन जो अधिकारी इस पद के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, वो लीगली क्वालिफाई नहीं करता है, वो अनुभव से क्वालिफाई नहीं करता है, ऐसे लोगों को नवी मुंबई में हेल्थ डिपार्टमेंट लेके आना, जो अनुभवी लोग हैं उनको बाजू में करना और उनको कोरोना जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी देना, ये किस हद तक सही है? ये नवी मुंबई के जनता के साथ खिलवाड़, हेल्थ के साथ खिलवाड़, ये करना काफ़ी गलत है। जिनको यहाँ पे लाया गया उन्होंने अभी रिज़ाइन किया है, कुछ लोग अभी यहाँ पे छुट्टी पे है। तो ऐसी स्थिति में अच्छे लोगों को लाके जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी देना आवश्यक था। और इसलिए यहाँ पे एग्जीबिशन जो हॉल है वहाँ पे कोरोना हॉस्पिटल की मांग की गई, लेकिन कोरोना हॉस्पिटल पूरा नहीं हुआ है और इनॉग्रेशन करने के पीछे कुछ राजनीतिक लोग आए। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। आप ही जैसे कुछ लोगों ने वहाँ पे सूचित किया है कि महिला और पुरुष का एक अलग अलग कक्षा वहाँ पे होना चाहिए, वो कक्ष वहाँ पे बनाया नहीं है, वहाँ पे सफिशिएंट डॉक्टर्स नहीं हैं। तो आप सिर्फ दिखाने के लिए और बताने के लिए और राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश, चेष्टा इस समय करना, ये काफ़ी गलत है। और उसको रोकना सही चीज़ जो लोगों के लिए आवश्यक है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, लोगों को वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, उनको आईसीयू बेड चाहिए, तो उसकी उपलब्धता करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और सही डॉक्टर्स लोगों को, सही ऑफिसर्स को वहाँ पे लाना, ये काफ़ी ज़रूरी था। दादा ने और आपने जिस प्रकार के अहम मुद्दे उठाए, आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी अब जाके एक्टिव हुई है और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, इसे आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए कि क्रेडिट किसको लेना है और ले, हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को राहत दिलाना। अगर गलत चीज़ हो रही है तो उसको रोकना, लोगों की आवश्यकता है तो उस चीज़ की उपलब्धता लोगों को करना। तो ये उपलब्ध होना और लोगों को राहत मिलना,
ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिनको राजनीति करनी है, जिनको क्रेडिट लेना है, वो क्रेडिट लें। एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन की बात हो या स्वैब टेस्ट लैब का, जिसकी मांग दादा ने डे 1 से की थी, अभी तक 4 महीने गुजर गए लेकिन अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये गलत इमेज क्रिएट कर रहा है क्या नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन की, या इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल कुछ मोटिवेशन या कुछ और है? देखिए, नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी सक्षम है, लेकिन कुछ राजनीतिक सोच के साथ और किसी उद्दिष्ट के साथ कुछ लोगों को नवी मुंबई में लाया गया। उनको लाने के बाद में अगर कोविड सेंटर या कोविड हॉस्पिटल आप बना रहे हैं तो फुल फ्लेज हॉस्पिटल शुरू होना चाहिए और वो लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। वहाँ पे अगर इनॉग्रेशन का आप करने का सोचते हैं तो उनके उद्दिष्ट हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे राजनीति करना, राजनीतिक श्रेय लेना, ये उनकी ऑब्जेक्टिव्स है, ये उनका उद्दिष्ट है। और ये करते समय जो हॉस्पिटल पूरी तरह से रेडी ही नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई नहीं है, जहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये सब पूरे चीज़ें वहाँ पे न होते हुए इनॉग्रेशन करने की सोच रखना ये काफ़ी गलत सोच है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये हुआ है कि महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ठाणे डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले नेता जो राजनीति में आज जो पावर में है, उनके माध्यम से नवी मुंबई में अलग तरीके का कंट्रोल, अलग उद्दिष्ट से करने का प्रयास हो रहे हैं और ये नवी मुंबई के लोगों के साथ खिलवाड़ ऐसे मैं समझता हूँ। इस दौरान कोरोना संक्रमण के दौरान जो सेक्टर्स हैं, जैसे रोजगार हो गया, शिक्षा, ये मुद्दे जिस पर आप हमेशा से कुछ ना कुछ नया कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और यहाँ पे नवी मुंबई में शिक्षा क्षेत्र को, रोजगार क्षेत्र को सक्षम करने की दिशा में आपने बहुत प्रयत्न किए हैं। लेकिन अब कोरोना संक्रमण से ये जो सेक्टर्स हैं प्रभावित हुए हैं, इसको वापस से मजबूती प्रदान करने के लिए बतौर एक युवा नेतृत्व के तौर पर आपकी क्या विचार? देखिए कि हमारा विजन हमारे शहर के लिए होता है कि हमारे शहर में अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, शिक्षण व्यवस्था, हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा हो। लेकिन ये कोरोना संक्रमण के बाद सभी प्राथमिकताएं बदल गई। हेल्थ केयर ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सिर्फ कोरोना नहीं, हमारे शहर में जो वार्ड स्तर पे, विभाग स्तर पे रहने वाले माता बाल रुग्णालय, जनरल हॉस्पिटल्स जैसे ऐरोली हॉस्पिटल है, वाशी हॉस्पिटल है, नेरुल हॉस्पिटल है, बेलापुर हॉस्पिटल है, ये पूरी क्षमता में चालू होने चाहिए। कोविड के लिए अलग से उनके लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए जिसकी केयर अलग जगह पे की जाए। टेस्टिंग के लिए लैब अलग जगह पे होने चाहिए। और सिर्फ कोरोना हम लोग करते हैं, लेकिन और भी बीमारियां हैं, और भी चाइल्ड केयर है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों को जो हर साल उनको देने जाने वाले वैक्सीन्स हैं, कुछ हार्ट डिसीज से जूझते हुए कुछ मरीज़ है, डायलिसिस की ज़रूरत कुछ मरीज़ों को है। तो ये पूरा हेल्थ केयर, वो सुपर स्पेशलिटी हो या प्रीमिनरी हो, ये सही तरीके से सभी क्षेत्र में नवी मुंबई के उपलब्ध होना, ये सही में पहली प्राथमिकता है। उसमें इस कोरोना संक्रमण को रोकना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना और ये और किसी को न फैले उसकी खबरदारी लेना। और उसके बावजूद ये इस स्थिति में कोरोना के लिए काम करने वाले कोरोना योद्धा, उसमें हमारे महानगर पालिका के अधिकारी वर्ग हो, वो कमिश्नर से लेके उनके साथ काम करने वाले HODs और सभी स्तर पे काम करने वाले कर्मचारी, उसके बावजूद जो परमानेंट लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स और इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों की सुरक्षितता, उनके लिए बीमा कवच, इसकी भी खबरदारी हमें लेनी ज़रूरी है। तो आने वाला समय ये, इसके लिए मेरे हिसाब से हेल्थ केयर, इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे संक्रमण भविष्य में न हो, इसकी हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। ऐसा हो सकता है कि ऐसा संक्रमण पूरे विश्व में फैलेगा और पूरा विश्व रुक जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन विश्व रुका है। आज महासत्ता बोलने वाले अमेरिका, यूरोपियन नेशंस के काफ़ी डेवलप कंट्रीज़, वो भी इस संक्रमण से जूझ रहे, दिक्कतों का सामना कर रहे। इनके पास भी अभी तक इस संक्रमण के रोकने के लिए या उससे बीमार हुए पेशेंट को ट्रीट करने के लिए अभी भी इनफ स्पेस नहीं है, इनफ इक्विपमेंट्स नहीं है, इनफ मैन पावर नहीं है। तो इस स्थिति में हमारे शहर को इस स्थिति में संभालना
संक्रमण को रोकना और भविष्य में इसकी प्लानिंग करना, इस चीज़ को महत्व देना पड़ेगा। और उसके बाद में एजुकेशन, इसको हमें महत्व देना चाहिए। इस सभी पालक वर्ग, वो अमीर हो, गरीब हो, वो कोई सीबीएसई स्कूल का स्टूडेंट हो, आईबी का हो, प्राइवेट स्कूल का हो, कॉन्वेंट स्कूल का हो या महानगर पालिका स्कूल का, उनके पेरेंट्स चिंतित है कि ये अभी जून हो गया, अभी जुलाई है, अभी अगस्त आएगा, तो हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चों का एजुकेशन का क्या स्थिति होगी, इसके बारे में वो चिंतित है। तो मेरे ख्याल से ऐसे समय में जो मेथड्स और स्कूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे डिजिटल लर्निंग हो रहा है, डिस्टेंस लर्निंग हो रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से और जगह पे एजुकेशन दिया जा रहा है, वो हमारे देश के बाहर हो, देश के अलग कोई क्षेत्र में हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, तो हमारे शहर की स्थिति समझते हुए सभी महानगर पालिका के स्टूडेंट्स को भी उसी तरह का एजुकेशन ये स्थिति में देना ये काफ़ी ज़रूरी है। उनका ये साल ये सुरक्षित करना और उनको एजुकेटेड करना और उनके फैमिली को, उनके पेरेंट्स को एश्योर करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और उसके लिए काम करना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों के इस लॉकडाउन के बाद, इस संक्रमण के बाद जॉब्स चले गए। कुछ स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, कोई मिडिल स्केल बिजनेसमैन और मल्टीनेशनल्स और बड़े भी इंडस्ट्रीज़ आज बंद हुई। तो ऐसे समय में कुछ जगह पे जॉब गया है और कुछ जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। तो उसका तालमेल रखते हुए हमारे शहर के ह्यूमन रिसोर्स को, हमारे शहर को, यूथ को उसके लिए तैयार करना, उनको प्लेटफॉर्म देना, जहाँ पे जॉब की आवश्यकता है वहाँ तक उनको पहुँचाना, ये भी एक महत्वपूर्ण जवाबदारी है। और यूथ को रिप्रेजेंट करते समय ये मेरी भी और सभी लोगों की काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो शिक्षित हुए हैं, जिनके रोज़गार चले गए हैं, जिनके रोज़गार रुक गए, जिनके रोज़गार बंद पड़ गए, उनको और उनका लाइफ आगे जीने के लिए इस तरीके के रोज़गार की अवेलेबिलिटी करना। और ये 3 क्षेत्र, एक हेल्थ केयर, इंटेंसिव हेल्थ केयर, और वो शॉर्ट टर्म अभी के लिए और लॉन्ग टर्म, उसके बाद में एजुकेशन की एक प्रॉपर सिस्टम तैयार करना जो महानगर पालिका और सभी हमारे शहर के स्टूडेंट्स के लिए वो यूज़फुल रहेगी। और तीसरी बात रही कि जॉब्स और सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ जॉब्स, इसके लिए एक अच्छा मॉडल तैयार करना, इसके लिए काम करना, इंफॉर्मेशन लेना और सभी लोगों को जोड़ने का काम करना, ये 3 चीज़ों के लिए मैं आने वाले समय में काम करूँगा। सर, एक अलग हटके सवाल है आपसे कि कोरोना की हमने अभी काफ़ी बातें की, लेकिन एक सवाल ये भी है कि नगर सेवक से आप एरोली की 2 बार विधायक रहे और फिर एक समय ऐसा भी आया जब आपका हैट्रिक का चांस था और दूसरी तरफ बेटे का फ़र्ज़ अदा करने का मौका, अधर पे थे आप, लेकिन फिर भी आपने ऐसी जो अग्नि परीक्षा को पार करते हुए जो डिसीजन लिया, वो आज एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है पूरे महाराष्ट्र में। लोग आज भी कहते हैं कि बेटा हो तो संदीप नाइक जैसा। कितना मुश्किल था ये अग्नि परीक्षा पार करना? जिनके माध्यम से मुझे समाज नीति में, राजनीति में काम करने का मौका मिला और उनका अनुभव और उनका काम, ये पूरे नवी मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में जिनका काम और जिनका नाम है, उनके लिए एक लीडर और एक पिता, इस माध्यम से देखते हुए मैं आज 3rd टर्म नहीं कर रहा हूँ, इस बात का मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। लेकिन उन्होंने दिया हुआ मौका और उनके माध्यम से मैं जो कुछ सीखा हूँ वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा है और वो मुझे कोई भी पद से बड़ा है ऐसे मैं समझता हूँ। जन्मदिन भी आपका आने वाला है और ऐसे में बतौर आप एक युवा नेतृत्व की एक नई परिभाषा आज सेट कर रहे हैं। आप अपने यंगस्टर्स जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या संकल्पना सोच के रखी है? देखिए कि ये कोरोना संक्रमण के बाद में काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर में जो कुटुंब प्रमुख है, जैसे आपके घर में किसी के पिताजी रहेंगे, किसी के अंकल रहेंगे, लेकिन इस समय सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ की है। क्यों? क्योंकि यूथ की इम्यूनिटी अच्छी है, वो काम कर सकता है। खुद को सुरक्षित रखते हुए हमारे कुटुंब को सुरक्षित रखना है। खुद को सुरक्षित रखते हुए
हमारे कुटुंब को सुरक्षित रखना है और उस कुटुंब को सुरक्षित रखते हुए हमारे समाज के प्रति जो हमारी कर्तव्य भावना है उसको हमें निभाना है। ये चीज़, ये सेवा भाव, ये धारणा यूथ में आनी आवश्यक है। अभी मैंने कुछ जगह पे देखा है कि जिसकी इम्यूनिटी कम है ये इसके चपेट में जल्दी आते हैं और वो मेजर सिम्टम्स में जाते हैं और क्रिटिकल होते हैं। लेकिन सर्वेक्षण में ऐसा भी है कि काफ़ी यूथ है कि ये कोरोना के चपेट में आए और क्रिटिकल हुए और कुछ लोगों की डेथ भी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी कुछ समय ये गलत साबित हो रहा है। आप ओवर कॉन्फिडेंट न रहे, आप खुद की सुरक्षितता देखें और जब भी आपको मालूम पड़े कि आप कोई संक्रमित होने वाले इंसान के संपर्क में आए हैं तो इमीडिएटली आप टेस्ट करना चाहिए। यूथ क्या सोचता है कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मैं इस कोरोना से बाहर निकल सकता हूँ। टीवी पे तो हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं कोरोना के बाद डांस कर रहे हैं, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग भी बोलते कह रहे कुछ नहीं, मुझे सिम्टम्स थे, मुझे कुछ दवाई नहीं दी। दवाई दी नहीं, आपकी इम्यूनिटी ठीक थी, माइनर सिम्टम्स थे, आपको सही समय आपको यहाँ पे ट्रीट किया गया, इसलिए आप ठीक है। अगर आप सही समय में खुद को ट्रीट नहीं करेंगे तो आप खुद की आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती जाएगी, आप दूसरे को संक्रमित करेंगे और जब क्रिटिकल होंगे उसके बाद में आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ से आपको कम बैक करना ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं यूथ को कहूँगा कि यूथ की अगर डेथ हो रही है तो वो उनकी इम्यूनिटी के वजह से नहीं हो रही है, उनके निग्लिजेंस के वजह से हो रही है। अगर आप किसी संक्रमण हुए पेशेंट के संपर्क में आते तो इमीडिएटली आप लोगों ने सिस्टम को इन्फॉर्म करना चाहिए, खुद को होम क्वारंटाइन करना चाहिए, अपने फैमिली से आइसोलेट रखना चाहिए और इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसी जल्द से जल्द संक्रमण को समझना, खुद की टेस्ट करा के लेना और ट्रीटमेंट करना, ये यूथ ने करना चाहिए। क्योंकि आपको खुद को संभालना है और खुद को संभालते हुए अपने परिवार को संभालते हुए हमारे समाज के प्रति जो हमारी कर्तव्य भावना है उसको भी संभालना है। यही मैं यूथ को कहूँगा कि आप डरो मत, लेकिन आप सतर्क रहो, आप कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। इस बार जन्मदिन में खास संदेश? मैंने कहा कि हर साल मैं कहता हूँ कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। आप कुछ कर सके तो समाज के लिए कुछ आप उपक्रम करिए। और इस समय मैंने सभी मेरे कार्यकर्ताओं को, चाहने वालों को मैंने अपील की है कि आपकी शुभेच्छाओं की मुझे ज़रूरत है, लेकिन इस समय पर्सनली मिलना ये इस समय ठीक नहीं है। हम डिजिटली हम लोग मिल सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक्स पे हम लोग मिल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मिल सकते हैं और फोरम्स है। और हो सके तो आप फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग को संभालते हुए आज सामाजिक उपक्रम आप हो सके तो करें, यह अपील मैंने कार्यकर्ताओं को की है। आपको भी हमारे और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। यही कहना चाहूँगी कि एक वाकई में एक युवा नेतृत्व की नई परिभाषा अब लिखी जा रही है। एक युवा नेतृत्व कैसा हो इसकी सही परिभाषा आज संदीप नायक उनके कार्यों का जो हम देखते हैं, उनके कार्यों को अगर ग्राउंड में देखें, उनके कार्यों को देख के पता चलता है कि एक युवा नेतृत्व कैसा होना चाहिए। जनता को ऐसे नेतृत्व से क्या आशाएं हैं और लोगों की आशाओं को किस प्रकार से वो धरातल में पूरा कर रहे हैं। तो इसी के साथ अब लेते हैं अलविदा आपसे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया।